अ, मानव का विकास ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ चंद सवाल है जो आपके परीक्षा के लिए, आपके जानकारी के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। 12वीं की परीक्षा होनी है और उसके संदर्भ में इसको देख लेना चाहिए। जानकारी के लिए भी, जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं ऐसे प्रश्न उसमें भी पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए और एक एक करके हम लोग इसको हल करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि मानव और चिंपैंजी के डीएनए में कितनी समानता पाई जाती है। देखिए, मानव और जो चिंपैंजी हैं उनके डीएनए में 98% जो है समानता पाई जाती है और इस बारे में हम लोग पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। कितने परसेंट समानता पाई जाती है? 98%। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली डीएनए जो होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें नाइट्रोजन के क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस इसमें होते हैं। कितने प्रकार के बेस होते हैं डीएनए में? 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनिन, है ना, और दूसरा होता है गुआनिन, और तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है थाइमिन। तो इसको हम लोग को याद रखना है। 4 प्रकार के होते हैं, यही है हमारा डीएनए। तो ये हम लोग को याद रखना, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज है वो चिंपैंजी है। दूसरा प्रश्न है कि मानव के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का विकास का अध्ययन कराता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ही हम लोग अध्ययन करते हैं कि मानव का विकास का क्रम क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि मानव का विकास का जो क्रम है वो लगभग अभी से लेकर जो है 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का है। तो वहां से 2 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अभी तक का जो मानव का विकास का क्रम हुआ उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव का विकास सबसे प्राचीन पूर्वज कौन माना जाता है? तो मानव के विकास का सबसे जो प्राचीन पूर्वज है उसका नाम है ड्रायोपेथिलस। क्या नाम है उसका? नाम ड्रायोपेथिलस। और यही ड्रायोपेथिलस जो है हम लोग का सबसे पहला मानव है, जो कि हमारे आदि मानव जो कि पूर्वज है। ये लोग पेड़ में रहा करते थे, पेड़ में चढ़ के ये लोग रहा करते थे और ये हाथ और पैर दोनों से चलते थे। इसका नाम क्या है? ड्रायोपेथिकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरों पर चलने वाला पहला मानव कौन था? 2 पैरों पर चलने वाला पहला मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो 2 पैरों से चलते थे और ऐसा करने वाले वो पहले मानव है। फिर हम लोग चलते हैं कुशल मानव। देखिए, कुशल का मतलब भी है वैसे मानव के संदर्भ में हम कुशल मानव को कहते हैं। कुशल मानव मतलब कौन? वैसे मानव जो अपने स्किल को दिखाया। स्किल का मतलब जिन्होंने कुछ किया। और वैसे कौन थे? होमोपेसिलस। इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। पत्थर के क्या बनाए? औजार बनाए। अब जो व्यक्ति पत्थर के औजार बनाएंगे वो कौन हो जाएंगे? स्किल्ड हो जाएंगे और उन्हीं को हम कुशल मानव कहेंगे। ये पहले कुशल मानव हुए, उसका नाम था होमो हेबिलस। उसी तरह से नेक्स्ट है, सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए? तो सबसे पहले पत्थर के औजार होमो हेबिलस ने ही बनाए हैं। आग का प्रयोग सबसे पहले किस मानव ने किया? आग का प्रयोग सबसे पहले होमो इरेक्टस ने किया। होमो इरेक्टस से ही पहला मानव था जो सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया। सबसे पहले जो हमारा स्पाइन है, जिसके बलबूते पे हम खड़े हैं, वो अगर किसी का स्पाइन एकदम सीधा हुआ वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसा मानव था जिसके एकदम सीधा खड़ा हुआ। तो याद रखेंगे कौन से ऐसे मानव थे जो सबसे पहले सीधा खड़े हुए? होमो इरेक्टस। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि शव को दफनाने की प्रथा किस मानव में पाई जाती है? तो शव को दफनाने की जो प्रथा है वो है निएंडरथल। निएंडरथल एक ऐसे मानव हुए, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो निएंडरथल थे ये गुफा में रहने लगे, है ना। ये लोग गुफा में रहते थे और
ठंडे प्रदेश में नियंतरथल रहते थे। इन लोग साथ में रहने लगे, ये लोग परिवार के साथ रहने लगे, गुफा में रहने लगे। आग भी इन लोगों को जलाना आता था। अपने लोग के मरने के बाद ये लोग दफनाते भी थे लोगों को। तो ये कौन होगा इसका आंसर? नियंतरथल होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस याद रखेंगे। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो होमो सेपियंस है सबसे बुद्धिमान मानव है। और ये जो बुद्धिमान मानव है ये इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का उपयोग किया और ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। कला संस्कृति का इसी के समय विकास हुआ। इन्होंने ही कला भाषा का उपयोग किया। भाषा क्या है? जो हमारे विचारों को पहुँचाता है। इन्होंने विचारों को पहुँचाने के लिए भाषा का सहारा लिया। आधुनिक मानव किस प्रजाति से संबंधित है? आधुनिक मानव होमो सेपियंस से संबंधित है। आज के मानव, हम जो मानव है, हमारे जो मिलते जुलते रूप है, जो एकदम हम कह सकते हैं सारी चीज मिल रहा है उनसे, वो है होमो सेपियंस, वो है आधुनिक मानव। अब नेक्स्ट है कि मानव का मस्तिष्क का आकार सबसे अधिक किसका था? देखिए, मानव का मस्तिष्क का सबसे अधिक अगर हम प्रश्न जहां से है, यह है होमो हैबिलस, यह है होमो इरिक्टस, यह है नियंडरथल और यह है ऑस्ट्रेलियोपिथिकल। इन सभी में अगर सबसे बड़ा देखेंगे तो वह है नियंडरथल। नियंडरथल, नियंडरथल के बाद ही है एक जो अंतिम है उसका नाम है होमो सेपियंस। तो इस तरह से सबसे बड़ा किसका होगा? नियंडरथल। चलिए, मानव विकास के अनुसार हाथों का मुक्त होना किस कारण संभव हुआ? अब हाथ मुक्त इसलिए हुए ना क्योंकि हम लोग चल पाए। जब हम लोग ने अपने पैरों पे हम खड़े होना शुरू कर दिया, हमने दोनों पैर पे खड़े होना शुरू कर दिया, तो हमारे हाथ मुक्त हो गए, क्योंकि हम पहले हाथ और पैर दोनों से चलते थे। तो ये इसका आंसर होगा, दोनों पैरों पर चलने से। हमने जब दोनों पैरों पर चलना शुरू किया तो हमारे हाथ मुक्त हो गया, और जब हाथ मुक्त हुआ तो फिर हम धीरे धीरे क्या हो गया, औजार बनाना भी शुरू कर दिया। डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन का सिद्धांत जो है नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। मतलब प्रकृति के चयनवाद का जो सिद्धांत है, प्रकृति के चयनवाद का सिद्धांत। तो प्रकृति के चयन, जो चयन है उसका जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और ये यही बताते हैं कि जो प्रकृति के अनुकूल हो पाता है वही जीवित रहता है, बाकी उनकी संख्या कम हो जाती है या फिर वो मर जाते हैं। उसके बाद है होमो इरिक्टस की प्रमुख विशेषता क्या थी? होमो इरिक्टस की जो प्रमुख विशेषता ये थी, ये लोग आग का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे? आग का। और ये लोग सीधा खड़ा होते थे। याद रखेंगे, जो सीधा खड़ा हो रहे थे उन्होंने ही आग का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए, तो होमो इरिक्टस होगा ये। उसके बाद है मानव विकास का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? मानव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत है वो दो चीज पर है। एक है चयनवाद का सिद्धांत जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया है, और दूसरा है उत्परिवर्तन। ये जो उत्परिवर्तन होता है, एक होता है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होता है उसमें दिशा होता है। क्या होता है उसमें? दिशा। लेकिन जो उत्परिवर्तन होता है उसमें दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। इसका जो समय है वो बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है ना। और इसमें जो बदलाव होता है अस्थाई बदलाव होता है, अस्थाई बदलाव। और ये बहुत ही लंबा समय में होता है, अस्थाई बदलाव होते हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और ये क्या है? चलिए, तो इस तरह से कौन सा आंसर होगा इसका? चयन और उत्परिवर्तन। अब है मानव और वानर का सामान्य पूर्वज कहलाता है। तो मानव और वानर का जो सामान्य पूर्वज है वो है ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस मानव का सबसे पहला चरण था। यहीं से हमने विकास की सीढ़ियां गिननी शुरू की, क्योंकि इनके पास रामापेथिकस हुआ, और तो ड्रायोपेथिकस के बाद जो रामापेथिकस था उनके जो ये जबड़ा था वो हम लोगों से मिलने लगा। तो वहां से मानव की शुरुआत हो गई, रामापेथिकस से। और इससे पहले के लोग क्या थे? वानर थे। तो जो रामापेथिकस है वो बीच की कड़ी हुआ। तो उसके पहले तो दोनों हम लोगों के पूर्वज हो गए। दोनों का गुण किस में आएगा? ड्रायोपेथिकस में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मानव का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? मानव का विकास जो है सेनोजोइक युग में
प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे, सेनोजोइक युग में मानव का क्या हुआ, मानव का विकास जो प्रारंभ हुआ इस युग में शुरू हुआ। सेनोजोइक युग में मानव का विकास शुरू हुआ। चलिए अब नेक्स्ट चलते। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये हम लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं। उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। अब है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये बात जो है लेमार्क ने दिया, और लेमार्क ने ही बताया था कि जो जिराफ है वो जिराफ अपना गर्दन क्यों उतना बड़ा हो जाता है उसका, क्योंकि वो अपने गर्दन का यूज करता है। अगर वो अपने गर्दन का यूज करता है तो फिर जिराफ का गर्दन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो अपने ऑर्गन का यूज किया उतना बड़ा हो गया, वो कौन है, लेमार्क। अब है अर्जित लक्षण की वंशागति किसने बताई? ये बात जो है लेमार्क ने बताया है। इसने कहा कि अर्जित लक्षण की वंशागति होती है, मतलब हम जो हमारे पूर्वज हैं जो उन्होंने जो लक्षण है उसमें क्या वो लक्षण हम में है क्या? ये बात बताया तो लेमार्क ही है, लेकिन ये बात आगे चल के गलत हो जाता है। यही लेमार्क की थोड़ी सी गलती है, इसमें प्रूफ नहीं कर पाए थे कि अर्जित लक्षण की जो वंशागति होती है किसने बताया था, लेमार्क ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे पिता में लक्षण है वही हम में भी आएगा। डार्विन का विकास सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? इसका पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ये इंग्लिश के जो है अंग्रेजी के बहुत बड़े जो है अंग्रेजी में लिखा गया है ये पुस्तक, और ये पुस्तक जो है ये जीवन की जो विकास का जो क्रम है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। अब है जिराफ की गर्दन लंबी होने की व्याख्या लेमार्क ने किस आधार पर की? तो ये था अंगों का उपयोग। क्या होगा इसका आंसर, अंगों का उपयोग। अब है उसके बाद नेक्स्ट रिकैप्सुलेशन थ्योरी किससे है? ये थ्योरी हैकेल ने दिया है। कौन दिया है? हैकेल ने दिया है रिकैप्सुलेशन थ्योरी। के बाद लेमार्क के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? अभी हमने थोड़े समय पहले देखा, अभी तुरंत बताया कि अर्जित लक्षणों का वंशागति होना। ऐसा नहीं है, अर्जित लक्षणों का वंशागति होना ये बात क्या है, गलत है। ये इसकी क्या थी, सबसे बड़ी कमजोरी थी जो आगे चल के गलत साबित हो गया था। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। भ्रूणीय विकास से विकासवाद को समर्थन किसने दिया? ये हैकेल ने दिया। ये हैकेल ने दिया, और इन्होंने ही बताया था कि जो मछली होते हैं, मछली का जो अग्रभाग होता है और जो इंसान का जो अग्रभाग होता है, उन दोनों में रीढ़ जो गले के अंदर जो कैसे रुकी होते हैं, जो हमारे यहाँ जो स्पाइन है जो लंबी सी, इसमें हड्डियां फैली हुई है, उसी तरह से मछली का भी होता है। ठीक है, तो ये बात बताने वाला जो भ्रूण विकास का सिद्धांत है उन्होंने हैकेल ने दिया था। और हैकेल ने यह भी बताया था चीता का, इंसान का, मछली का और चमगादड़ का, ये सभी का क्या था, एक ही जैसा था। तो ये हैकेल का सिद्धांत है। तो ये इतना ही रहा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको बनाइए, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आसान हो जाती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पढ़ाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि याद हो जाए, पढ़ाई इसलिए करना चाहिए कि हम और ज़्यादा पहले से ज़्यादा तार्किक हो जाए, हमारी समझ पहले से ज़्यादा और बेहतर हो जाए। और अगर बेहतर हो जाएगा तो हम फिर अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे और इसको अपने जीवन में उतार के अन्य लाभ के कार्य में इसको लगा पाएंगे। यही ज्ञान है और यही कौशल भी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।